मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और इसी धरती के संतान श्रीमान विष्णुदेव साय जी, राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमान प्रेम प्रकाश जी, राज्य के गृह मंत्री श्रीमान राम सेवक जी, राज्य के जनजातीय मंत्री श्रीमान केदार जी, यहाँ के हमारे सांसद श्रीमान दिनेश जी, कांकेर के सांसद विक्रम जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सियान, सजन, नानो, दादा, लोर, जय जोहार। मुझे लगा आपकी खूबसूरत गोंडी बोली का भी मौका ले लो। मां दंतेश्वरी की जहां आशीर्वाद है, जिस क्षेत्र के आदिवासियों ने दुनिया को जीने का रास्ता सिखाया है, ऐसी ये बस्तर की धरती है। आज मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज एक कार्यक्रम रायपुर में भी होने वाला था, लेकिन कल हवा के तूफान ने वहां सब तहस नहस कर दिया। कई हमारे साथियों को चोट आई। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ड्यूटी पर तैनात ये सभी बंधु भगिनी बहुत ही जल्द स्वस्थ हो। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कल ही मुझे फोन करके बताया था और उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता राज्य सरकार कर रही है और बहुत ही जल्द ये सभी स्वस्थ हो जाएंगे। आज अनेक विध कामों के निर्णय हुए हैं। शायद बस्तर के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे के इस समारोह में 24,000 करोड़ रुपयों के पूंजी निवेश के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का निर्णय हुआ। एक राज्य, पूरे राज्य के लिए भी अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो राज्य के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली घटना होती है। जबकि आज एक जिले में 24,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों में इस बस्तर की जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा, इसका मैं भली भांति अनुमान कर सकता हूं।
आज आप किसी भी आदिवासी को जाकर के पूछें, किसी भी गांव के गरीब व्यक्ति को जाकर के पूछें, आप कोई भी खेत मजदूर को पूछें, आप किसी भी किसान को पूछें कि आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है, क्या इच्छा है। मैं विश्वास से कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, सबके सब किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो, किसी भी भूभाग पर क्यों न रहते हो, एक ही जवाब निकलता है कि साहब कुछ भी करो, बच्चों को रोजगार मिले, ऐसा कुछ करो। गरीब आदमी भी चाहता है बच्चों को रोजगार मिले, किसान भी चाहता है बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि उसे पता है कि उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर रोजगार मिल जाएगा तो बाकी तो अपना संसार वो खुद मेहनत करके बसा लेगा। मकान भी बनाना है तो बना लेगा, साइकिल लानी, स्कूटर लाना है तो भी ला देगा, बच्चों को पढ़ाना है तो वो भी कर लेगा, एक बार रोजगार मिल जाए। और इसलिए भारत के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे देश के नौजवान को रोजगार मिले, उसे अवसर मिले, वो देश के आगे बढ़ाने के काम में भागीदार बनना चाहता है। और कोई मां बाप नहीं चाहता है कि बेटा या बेटी रोजगार के लिए सैकड़ों हजार किलोमीटर दूर जाकर के शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बिताए। कोई मां बाप नहीं चाहता। हर मां बाप चाहता है कि बेटा पास रहे और कुछ उसे काम मिल जाए। बेटा भी चाहता है, बेटी भी चाहती है कि बूढ़े मां बाप को असहाय छोड़ करके शहर में झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी जीने के लिए नहीं जाना है। और इसलिए सरकार का एक दायित्व बनता है, शासन की जिम्मेवारी बनती है कि हम विकास को उस रूप में आगे बढ़ाएं ताकि हिंदुस्तान के सभी भूभाग में विकास पहुंचे, दूर सुदूर जंगलों में भी विकास पहुंचे और गरीब की झोपड़ी तक विकास के फल पहुंचे। गरीब की झोपड़ी तक विकास का फल पहुंचने का मतलब है कि गरीब से गरीब परिवार के संतान को भी रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। और इसलिए हमने जो विकास का रास्ता चुना है उसके केंद्र में हमारा एक ही संकल्प है कि देश के नौजवान को अवसर मिले, रोजगार मिले, आगे बढ़ने के लिए उसको मौका मिले। आज बस्तर जिले में कोयला पहले भी था, आयरन ऊर पहले भी था, सरकारें भी पहले थी, लोग भी थे, बेरोजगारी भी थी, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान खोजने के लिए ऐसी धीमी गति से चला जाता था कि लोग निराशा की गर्त में डूब जाते थे। आज हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान के चारों तरफ रेलवे कनेक्टिविटी मिले, दूर सुदूर इलाकों में भी रेल की पटरी बिछे, लोगों को आने जाने की सुविधा बने। और पटरी जब लग जाती है, ट्रेन आती है, तो वो सिर्फ यात्रा के लिए काम आते ऐसा नहीं है, वो एक जीवन को भी गति देता है, अर्थ जीवन को भी गति देता है। जगदलपुर तक रेल की पटरी हिंदुस्तान की मुख्य धारा से आपको जोड़ेगी।
जब हम प्रधानमंत्री जन धन योजना लाते हैं तो गरीब से गरीब को हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ते हैं और बस्तर में जगदलपुर तक की ट्रेन की बात करते हैं तो यहां के नागरिक को हिंदुस्तान की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हमारा प्रयास होता है। अभी मुख्यमंत्री जी विस्तार से बता रहे थे कि हम कच्चा माल विदेशों में बेच करके कब तक अपनी रोटी रोजी कमाएंगे। और हम कैसे लोग हैं कि आयरन ओर तो हम बाहर भेजें और स्टील बाहर से लाएं। अब वो कारोबार हमें बंद करना है। अगर आयरन ओर हमारा होगा तो स्टील भी हमारा होगा और दुनिया को चाहिए तो हम स्टील देंगे। हम आयरन ओर में हमारे नौजवान के पसीने को जोड़ेंगे और उसी आयरन ओर में से स्टील बनाएंगे और उसी आयरन ओर में से स्टील बनाते समय मेरे नौजवानों की जिंदगी भी बन जाएगी ताकि वो दुनिया के हर संकटों से टक्कर ले, ऐसा जीवन भी उसका ऊंचा बन जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। आज मैं यहां डॉक्टर रमन सिंह जी के सपनों को धरती पर उतरा हुआ देख करके आया। रमन सिंह जी के प्रति मेरे मन में मित्र होने के बावजूद भी हमेशा एक सम्मान का भाव रहा है और सबसे ज्यादा मुझे आदर तब हुआ जब यहां के लोग महंगी चिरौंजी हो, काजू हो बेच करके नमक खरीदते थे, बदले में नमक। और समाज का शोषण करने का स्वभाव रखने वाले लोग उन महंगी उत्पादों को लेकर के बदले में नमक देते थे और बस्तर जिले के नागरिक नमक पाने के लिए पता नहीं क्या कुछ देने को तैयार हो जाते थे। रमन सिंह जी ने सरकार बनाते ही प्रारंभ में तय कर लिया मैं नमक लोगों को पहुंचाऊंगा। उस दिन से एक मित्र होने के बावजूद भी एक विशेष आदर की मेरे मन में अनुभूति हुई कि मेरा एक साथी है जो हर पल गरीबों के लिए सोचता है, आदिवासियों के लिए सोचता है। और आज जब मैं नॉलेज सिटी में जाकर के आया, ज्ञान नगरी में जाकर के आया, उसमें जो कल्पना है, हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए लोगों को वापिस मुख्य धारा में लाने का रास्ता क्या है, मैं समझता हूं रमन सिंह जी ने रास्ता बना दिया है। कंधे पर हल वही समस्याओं का हल ला सकता है, कंधे पे गन ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है। जिस धरती पर नक्सलवाद का जन्म हुआ था और जिसके कारण देश में नक्सलवाद की चर्चा हुई थी, वहां पर भी जाकर के देखिए, अनुभव के बाद वो सीखे और उन्होंने भी वो रास्ता छोड़ दिया। आज वो नक्सलबारी जहां से हिंसा का मार्ग शुरू हुआ था, बम बंदूक और गोलियां चलती थी, रक्त की धाराएं बहती थी, आज वहां वो बंद हो गया। जिन लोगों को लगता है कि क्या आए दिन ये मौत का खेल बंद होगा कि नहीं होगा, मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। जब पंजाब में खूनी खेल खेला जा रहा था, क्या कभी किसी ने सोचा था कि पंजाब में वो खूनी खेल खत्म होगा और लोग सुख चैन की जिंदगी जिएंगे? आज जी रहे हैं। नक्सलबारी में सोचा था, आज लोग जी रहे हैं। मुझे विश्वास है इस भूभाग में भी इस गलत रास्ते पर चल पड़े लोग भी, उनके भीतर भी कभी न कभी मानवता जगेगी। आज मैं उस ज्ञान नगरी में जाके आया, 800 से अधिक उन बच्चों को मिला जिनको कोई गुनाह नहीं था, मां बाप से बिछुड़ना पड़ा। हिंसा के रास्ते पर पागल बने हुए युवकों ने किसी के बाप को मार दिया, किसी की मां को मार दिया, किसी मां बाप को वहां से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन 800 बच्चों से मैं मिला,
जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। माओवाद की हिंसकता के कारण उनकी जिंदगी में मुसीबत आई है। लेकिन आज मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिनका सब कुछ खत्म करने के लिए माओवादी तुले हुए थे, जो बच्चों को तलवार बम बंदूक के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, उनको रमन सिंह जी ने हाथ में कलम पकड़ा दी है, कंप्यूटर पकड़ा दिया। और मैंने उनकी आंखों में जो चेतना देखी है, वो विश्वास देखा है। उन 800 बच्चों को देख करके मैं कहता हूं, हिंसा का कोई भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो शांतिमय मार्गों का है। वो आज मैं देख करके आया हूं, अनुभव करके आया हूं। और मैं हिंसा के रास्ते पर चले हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं, कम से कम एक प्रयोग कीजिए, कम से कम 2-5 दिन के लिए कंधे पर से बंदूक नीचे रख दीजिए, सादे सीधे आदिवासी पहनते ऐसे कपड़े पहन लीजिए। और आपके कारण जिस परिवार को कोई स्वजन खोना पड़ा है, किसी के बाप की मृत्यु हुई है, किसी की मां की मृत्यु हुई है, उस घर में बचा हुआ जो बच्चा है, 5 दिन सिर्फ उसके साथ ऐसे ही बिता करके आ जाइए, उससे बातें कीजिए और उसको ये मत बताइए कि आप कौन है, ऐसे ही बातें कीजिए। मैं विश्वास से कहता हूं, वो बालक अपनी बातों से, अपने अनुभव से आपको पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा, आपका हृदय परिवर्तन करके रख देगा। आप भी हिल जाएंगे कि हिंसा के नशे में आपने कितना बड़ा पाप कर दिया है। एक बार मानवता को अंगीकार करके, राक्षसी वृत्ति से मुक्ति पा करके, ज्यादा नहीं कुछ पल इन पीड़ित परिवारों से जरा मिल लीजिए। आपको फिर कभी उस रास्ते पर जाने की नौबत नहीं आएगी। आपको भी लगेगा कि आपने कुछ गलत किया। कोई सरकार आपको बदले, कोई कानून आपको बदले, कोई लोभ लालच आपको बदले, उससे ज्यादा आप ही की गोलियों से पीड़ा पाने वाला एक बालक आपकी जिंदगी बदल सकता है। शर्त यही है कि मानवता का अंगीकार करके कुछ पल उसके साथ बिता के देख लीजिए। मैंने देखा उन बच्चों को, आज हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं। और छत्तीसगढ़ अगर इस संकट से मुक्त हो जाए, मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान में आर्थिक ऊंचाइयों पर नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ आके खड़ा हो सकता है। यहां के नौजवानों का भविष्य बदल सकता है। और छत्तीसगढ़ के पास वो ताकत है, वो हिंदुस्तान का भविष्य भी बदल सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विकास एक ही मार्ग है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे आज रमन सिंह जी की लाइवलीहुड कॉलेजेस को भी देखने का अवसर मिला। उन्होंने पूरे राज्य में उसकी जाल बिछाई है। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश हो तो भी एक बात आज उसका प्रमुख काम बन गया है। दुनिया के सुखी देश भी स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं। हुनर सिखाने के लिए दुनिया में हर देश में प्रायोरिटी हो गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर हुनर से शिखर तक पहुंचने का जो अभियान चलाया गया है, वो काबिले दाद है। मैं देख के आया और मैंने उन बालक बालिकाओं को देखा, हाथ में हुनर तो है, लेकिन आंख में ओज है, तेज है, और बातों में एक अपरंपार विश्वास है। बड़े बड़े अफसर भी सीएम या पीएम से बात करनी है तो कुछ पल तो सेट होने में टाइम लगता है। मैंने देखा ये बच्चे फटाफट बातें करते थे, कोई झिझक नहीं थी, उनकी बातों में कोई झिझक नहीं थी। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जीवन में आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी अमानत होता है। वो मैं आज देख के आया। स्किल डेवलपमेंट का मिशन लेकर के देश में हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार देना है, और रोजगार देना है तो स्किल डेवलपमेंट
सर्वाधिक सरल मार्ग होता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर नौजवान के हाथ में हुनर हो। जिसके हाथ में हुनर होता है उसको कभी जीवन जीने के लिए हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। वो अपने बलबूते पर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है। उसे कभी मजबूर नहीं होना पड़ता है। और उस काम को इन लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से रमन सिंह जी ने आप चरितार्थ किया है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। मैं चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि देश के और राज्य भी आकर के इसको देखें, इस मॉडल को समझे और इसको कैसे लागू किया जा सकता है उस पर चर्चा करें। भाइयों बहनों, आपने हमें भारी बहुमत के साथ आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना आपने दिया है हम ब्याज समेत विकास करके लौटाएंगे। आज तेंदुपत्ता वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को बोनस देने का भी मुझे सौभाग्य मिला और उनको भी मैंने पूछा क्या करोगे, हर एक से मैंने पूछा और हर एक को पता है कि इन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए कैसे करना, इसका खाका उनके दिमाग में साफ है। यही तो है हर एक का एस्पिरेशन, उसको पूर्ण करने का हमारा प्रयास है। एक समय था हिंदुस्तान की तरफ दुनिया कैसे देखती थी? ज्यादातर तो देखने के लिए तैयार ही नहीं थी और जो देखते थे वो भी बड़े उपेक्षा के भाव से देखते हैं, या तो हंसी मजाक के रूप में देखते थे। देखते ही देखते माहौल बदला कि नहीं बदला? दुनिया हिंदुस्तान को पूछने लगी कि नहीं लगी? विश्व के समृद्ध देशों को भी हिंदुस्तान की अहमियत को मानना पड़ा कि नहीं मानना पड़ा? 125 करोड़ का देश, इसको सर झुका करके जीने की जरूरत नहीं है। उस वक्त चला गया। अब ये 125 करोड़ देशवासी का संकल्प है कि हमारा देश माथा ऊंचा करके आंख में आंख मिला करके सीना तान करके जीने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और वो शक्ति हमारे भीतर पड़ी है, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर पड़ी है। उस शक्ति को मैं भली भांति पहचानता हूं, उस सामर्थ्य को मैं भली भांति पहचानता हूं। और विश्व में किसी से बात करता हूं तो अकेला मोदी बात नहीं करता है, 125 करोड़ देशवासी एक साथ आंख मिला करके बात करते हैं। और विश्व आज हिंदुस्तान का लोहा मानने लगा है, पूरा विश्व मानने लगा है कि आज दुनिया में तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला कोई देश है सारे संसार में, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन भर लोगों को गरीब रखने में ही आनंद आया, दुखी रखने में ही आनंद आया। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो वो अब दुखी हो रहे हैं। उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। जो लोग विजय पचा नहीं पाए 60 साल तक, वो पराजय भी नहीं पचा पा रहे। भाइयों बहनों, जिन्होंने जनता ने नकार दिया है, उनके पास झूठ फैलाने के सिवाय, जनता को भ्रमित करने के सिवाय, जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, याद कर लीजिए, इन्हीं दिनों को याद कर लीजिए। इसी कालखंड में मैं छत्तीसगढ़ भी आया था पिछले साल। अखबारों में क्या आता था, टीवी में क्या समाचार आते थे एक साल पहले? आज इतने का भ्रष्टाचार हुआ, आज ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इसने इतना मार लिया, इसने इतना लूट लिया। यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? कोयले के चोरी की चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? एक साल हुआ मेरे भाइयों बहनों, एक खबर आई है क्या? क्या ईमानदारी से देश नहीं चलाया जा सकता क्या?
चलाया जा सकता है। 1 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं, ये देश ईमानदारी से चलाया जा सकता। चिट्ठी पर्ची से कोयले की खदानें दे दी थी, आज हमने सार्वजनिक रूप से ऑक्शन किया और वो खजाना राज्य की तिजोरी में दे दिया। हमने कोयले का ऑक्शन का पैसा राज्य की खजाने में आ गया। इतना ही नहीं, जहां पर खनिज निकलता है उस इलाके के जो जिले हैं, और ज्यादातर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर खनिज संपदा है, वहां हमने स्पेशल संगठन की रचना की है कि वहां से कुछ हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा। पहली बार गरीबों के लिए रुपये तिजोरी से निकालने का काम हो रहा है भाई। और मुझे विश्वास है, जिस विकास के रास्ते पर हम चल पड़े हैं, उस रास्ते से देश की समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आपकी आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण भी करेंगे, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम सफल होंगे। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार बस्तर को, छत्तीसगढ़ को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखबार हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई मंत्री ने बाहर बताया नहीं, ये ऐसा पॉलिटिकल आरोप करना उचित नहीं है। ये काम करना पाप है क्या? काम करना पाप है क्या?